अर्जुन अपने ही स्टोर पर मीरा के लिए कपड़े देख रहा था, लेकिन वहां पर उनको रिया मिल गई। रिया उनको बड़े ही भद्दे मुंह के साथ बोल रही थी कि उनकी इतनी औकात कहाँ से आ गई कि वो इतने महंगे स्टोर में आकर कपड़े खरीदे। लेकिन तब तक भी उसको नहीं पता था कि ये स्टोर तो खुद अर्जुन अग्निहोत्री का ही है। अब क्या होगा आगे, जाने के आज के एपिसोड नंबर 5 में। दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो चैनल पर जरूर बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में अपने गांव और अपने शहर का नाम लिखकर जरूर भेजें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कौन सी जगह से हमारी कहानी को सुनते हैं। चलिए, आज के एपिसोड में एक बार फिर से मैं मनदीप आपका हार्दिक और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, द साइलेंट मिलेनियर, एपिसोड नंबर 5। अर्जुन चुपचाप उसे ही देख रहा था। उसने आगे कोई रिएक्ट नहीं किया। उसको गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके ये देखना चाह रहा था कि रिया कहाँ तक जाती है। जब अर्जुन और मीरा ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो रिया को और गुस्सा आ गया। उसे लगा कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए उसने विकी से कहा, विकी, पता है अर्जुन आज अपनी नई गर्लफ्रेंड को कपड़े दिलाने लाया है। सोचो ये उसे क्या दिलाएगा, शायद यहाँ की रद्दी। उसकी बात सुनकर विकी ने ठहाका लगाया। उसने हंसकर कहा, हो, अब भिखारी भी यहाँ से शॉपिंग करेंगे? क्या बात है, कलयुग आ गया भाई। वहीं उनका यह पागलपन देखकर अर्जुन ने सोचा कि अब बहुत हो गया है। इनके मुंह लगना कीचड़ में पत्थर मारने जैसा है। इसलिए उसने मीरा का हाथ पकड़ा और वहां स्काई ब्लू ड्रेस जो मीरा ने पहले देखी थी उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, मीरा, इन सब पागलों को इग्नोर करो। तुम ये ड्रेस ट्राई करके देखो, मुझे लगता है ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन इससे पहले कि मीरा वो ड्रेस ले पाती, रिया ने झपट्टा मारकर वो ड्रेस अर्जुन के हाथ से छीन ली। रिया ने ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर आईने में देखकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत ड्रेस है। लेकिन अर्जुन, तुम लोगों में से पहले मैं इसे ट्राई करूंगी, और अगर मुझे ये पसंद आ गई तो मैं इसे ले लूंगी। फिर उसने मीरा की तरफ मुड़कर घमंड से कहा, हो, वैसे भी तुम इसे ट्राई करके क्या करोगी? इसे खरीदने की तुम्हारी औकात है वो है नहीं। मेरी मानो, तुम बाहर जाओ और फुटपाथ से कपड़े खरीद लो। ऐसी ड्रेस तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए नहीं बनी। मुझे समझ नहीं आता कि हिडन क्लोथ्स वाले तुम जैसे लोगों को अंदर घुसने भी कैसे देते हैं। सिक्योरिटी को क्या हो गया है? अपनी बात पूरी करने के बाद रिया बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में घुस गई। मीरा बेचारी उसे देखती रह गई। थोड़ी देर बाद ट्रायल रूम का दरवाजा खुला। रिया वो स्काई ब्लू ड्रेस पहनकर बाहर आई। ड्रेस उस पर ठीक लग रही थी, लेकिन रिया के चेहरे का घमंड और उस ड्रेस की खूबसूरती को कम कर रहा था। रिया ने आईने में खुद को निहारा और इठलाकर बोली, नॉट बैड, ये ड्रेस तो काफी अच्छी है। वैसे मेरे ऊपर तो ये कमाल लग रही है। शुक्र है मैंने इसे पहन लिया, वरना अगर कोई और फटीचर इसे पहनता तो बेचारी ड्रेस की इज्जत लुट जाती। ये कहते वो विकी की तरफ देखकर हंसने लगी। विकी भी जी हजूरी करके हंसने लगा। उसने उसकी तारीफ करके कहा, बिल्कुल बेबी, तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम पर तो कोई भी ड्रेस अच्छी लगेगी ही। तुमने इस ड्रेस को पहनकर इस पर 4 चांद लगा दिए। वहीं ये सब देखकर अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके लिए रिया अब पागलपन की हद पार कर चुकी थी। वो उस पर अपना एक सेकंड भी और बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने मीरा की तरफ देखा, जो अभी भी थोड़ी उदास लग रही थी। अर्जुन ने नरमी से कहा, चलो मीरा, हम उधर चलते हैं, वहां भी अच्छे ऑप्शंस हैं। ये ड्रेस वैसे भी उतनी खास नहीं थी। ये कहकर अर्जुन मीरा को उस शोरूम के दूसरे सेक्शन में ले गया। तभी विकी ने रिया से पूछा, रिया, अगर ड्रेस पसंद आ गई तो पैक करवाएं और चलें, अब मुझे भूख लग रही है। लेकिन रिया ने अर्जुन और मीरा को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। उसने पैर पटक कर कहा, नहीं विकी, अभी नहीं। अभी तो मैंने ठीक से शॉपिंग भी नहीं की। मैं देखना चाहती हूँ कि वो भिखारी उस लड़कियों को क्या दिलाता है। उसकी बात सुनकर विकी हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, क्या? अरे छोड़ो यार उन्हें, क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? लेकिन रिया नहीं मानी। वो देखना चाहती थी कि अर्जुन मीरा के लिए क्या खरीदेगा, ताकि वो उससे भी महंगी चीज खरीद कर अर्जुन को नीचा दिखा सके। रिया का अहंकार उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था।
उसे लग रहा था कि अर्जुन ने जो होटल वाला अपमान किया था, उसका बदला वो आज लेकर रहेगी। वो ये साबित करना चाहती थी कि अर्जुन उसके बिना कुछ भी नहीं है। उधर शोरूम के दूसरे कोने में अर्जुन ने मीरा के लिए एक बहुत ही प्यारी सी बेबी पिंक कलर की ड्रेस पसंद की। ये ड्रेस स्काई ब्लू वाली से सुंदर और एलिगेंट भी थी। मीरा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन अर्जुन की जिद और उसकी आंखों में दिख रहे प्यार के आगे वो मना नहीं कर पाई। मीरा वो ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में चाय और अर्जुन बाहर खड़ा इंतजार करने लगा। उधर रिया और विकी भी जासूसों की तरह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। रिया की नजरें ट्रायल रूम के दरवाजे पर गड़ी थी। 5 मिनट बाद ट्रायल रूम का दरवाजा धीरे से खुला। मीरा बाहर निकली। जैसे ही मीरा बाहर आई, वहां मौजूद हर शख्स की नजरें उस पर थम गई। वो पिंक ड्रेस मीरा पर ऐसे लग रही थी जैसे वो उसी के लिए बनी हो। मीरा का सांवला सलोना रंग उस पिंक कलर में खिल उठा था। ड्रेस की फिटिंग परफेक्ट थी। मीरा ने अपने बाल खोले हुए थे और शर्म के मारे उसकी पलकें झुक गई थी। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। रिया जो अभी तक घमंड में चूर थी, मीरा को देखकर सन रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही साधारण लड़की है। मीरा की सादगी और खूबसूरती ने रिया के महंगे मेकअप और भड़कीले कपड़ों को फीका कर दिया। जलन की एक तेज लहर रिया के अंदर दौड़ गई। तभी मीरा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अर्जुन के सामने आकर रुक गई। उसने अपनी नजरों को जमीन में उठाया और अर्जुन की आंखों में देखा। मीरा ने बड़ी ही मासूमियत और घबराहट के साथ पूछा, "हम्म, कैसी लग रही हूँ?" उसकी आवाज में एक कंपन था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने महंगे कपड़े और सुंदर कपड़े नहीं पहने थे। अर्जुन अर्जुन तो जैसे खो ही गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, प्रशंसा की, प्यार की और गर्व की। वो बिना पलक झपकाए मीरा को देख रहा था। उसके लिए दुनिया की सारी दौलत, सारी पोर्श और विला एक तरफ इस समय बेकार थे। अर्जुन के मुंह से आप निकला, वो बहुत सुंदर, लाजवाब मीरा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अर्जुन की तारीफ उसके दिल को छू गई थी। मैनेजर नितेश भी वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे भी लगा कि ये जोड़ी सच में मेड फॉर ईच अदर ही है। लेकिन रिया से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका खून खोल गया। रिया ने माहौल खराब करने के लिए जोर से कहा, ओह प्लीज, इतना भी ड्रामा मत करो। ड्रेस अच्छी है, लड़की नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बंदरिया को परी के कपड़े पहना दिए हैं। तभी विकी ने उसका साथ देकर कहा, सही कहा बेबी। वैसे अर्जुन, ये ड्रेस कितने की है? टैग देखा? कहीं ऐसा ना हो कि बिलिंग काउंटर पर तुम लोगों को अपनी ये ड्रेस उतारकर भागना पड़े। शोरूम का वो माहौल जो कुछ देर पहले तक फैशन और स्टाइल की चमक दमक से भरा था, अब रिया और विकी की जहर बुझे तानों की विषाक्त हो चुका था। विकी की बात सुनकर अर्जुन की मुट्ठी भींच गई। विकी ने तो सिर्फ अर्जुन की हैसियत पर सवाल उठाया था, बल्कि मीरा का भी अपमान किया था। बिलिंग काउंटर पर कपड़े उतार कर भागना पड़े। विकी का ये जुमला अर्जुन के कानों में किसी चाबुक की तरह लगा। वो जानता था कि अब खामोश रहने का वक्त निकल चुका है। शेर को अब दहाड़ना ही होगा, नहीं तो गिदड़ खुद को जंगल का राजा समझने लगेंगे। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी जेब से बहुत ही इत्मीनान के साथ फोन निकाला। विकी और को लगा कि वो शायद डर गया है, किसी से मदद मांगने के लिए फोन कर रहा है, या शायद अपनी बेइज्जती से बचने के लिए कोई बहाना बनाएगा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर कुटिलता से मुस्कुराए, लेकिन अर्जुन कुछ और ही कर रहा था। उसने स्क्रीन पर तेजी से उंगलियां चलाई और मिस्टर ओब्रॉय को एक टेक्स्ट मैसेज टाइप किया। मिस्टर ओब्रॉय, मैंने आपसे कहा था कि मिस्टर खन्ना पर नजर रखें। सुना है उनका बेटा आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। आपने कहा था कि उनके क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन आज वो फिर से मेरी मेरी एक दोस्त के सामने अपनी अमीरी का तमाशा बना रहा है। उसे जरा एक झटका तो दीजिए, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। मैसेज भेजकर अर्जुन ने फोन वापस जेब में लिया। विकी की आंखों में सीधे देखकर एक रहस्यमय मुस्कान दी। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे, अर्जुन का फोन वाइब्रेट हुआ। ट्रिंग ट्रिंग। मिस्टर ओबरॉय का रिप्लाई आया था, सर, मेरी नजर अभी भी मिस्टर खन्ना पर है। हमारी जानकारी पक्की है। खन्ना इंडस्ट्रीज दिवालिया होने की कगार पर है और बैंक ने उनके सारे पर्सनल और कॉर्पोरेट कार्ड्स फ्रीज कर दिए हैं। विकी का कार्ड चलना नामुमकिन है। आप बस तमाशा देखिए। यह मैसेज पढ़ते ही अर्जुन के चेहरे पर सुकून आ गया।
वो समझ गया कि आज फिर विकी की सरेआम बेइज्जती होने वाली है। विकी जिस कार्ड पर इतना इतरा रहा है वो असल में प्लास्टिक का एक टुकड़ा बनकर रह गया है। अर्जुन ने अपनी जेब में फोन रखा और विकी की तरफ एकदम बढ़ाकर कहा, ओह ठीक है विकी, चलो चलते हैं कि किसके कपड़े उतरते हैं और कौन यहाँ से इज्जत के साथ बाहर जाता है। अभी अर्जुन ने बात पूरी नहीं की थी, अचानक शोरूम के पिछले हिस्से से, जहां सर्वर कम था, एक हड़बड़ाहट सुनाई दी। एक युवा टेक्निकल एग्जीक्यूटिव जिसके माथे पर पसीने था और चश्मा नाक पर टिका हुआ था, दौड़ता हुआ मैनेजर नितेश के पास आया। उसके हाथ में एक टैबलेट था। उसने हाँफ कर कहा, मैनेजर सर, मैनेजर सर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सिक्योरिटी ब्रीच। उसकी बात सुनकर नितेश चौंक गया। उसने घूर कर पूछा, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? एग्जीक्यूटिव ने घबराई हुई आवाज में उसकी बात का जवाब देकर कहा, सर, हमारे शोरूम का इंटरनल सर्वर अभी अभी हैक करने की कोशिश की गई। कोई हमारे सिस्टम में घुसकर कुछ स्पेसिफिक कपड़ों के प्राइस टैग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हमने उस फायरवॉल को पकड़ लिया है, लेकिन ये कहते वो रुक गया। जब वो आगे नहीं बोला तो नितेश ने चिल्लाकर कहा, लेकिन लेकिन क्या? आगे से उस एग्जीक्यूटिव ने हबड़ा कर कहा, लेकिन सर, हैकर की लोकेशन कहीं बाहर की नहीं, बल्कि हमारे ही शोरूम के अंदर की आ रही है। कोई यही इसी फ्लोर पर अपने फोन से ये कर रहा है। तभी उस एग्जीक्यूटिव की नजर रिया पर पड़ी। रिया ने वही स्काई ब्लू ड्रेस पहन रखी थी और उसके हाथ में उसका महंगा आईफोन था। एग्जीक्यूटिव ने अपनी टैबलेट की स्क्रीन चेक की और फिर रिया की तरफ उंगली उठाकर कहा, सर, सर, यही है वो ड्रेस। सिस्टम में इसी ड्रेस के बारकोड को ट्रैक किया जा रहा था। उसकी बात सुनकर मौजूद वहां सभी लोग सन रह गए। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। तभी एग्जीक्यूटिव ने आगे खुलासा करके कहा, सर, सर, इस ड्रेस का असली प्राइस टैग 40,000 रुपए है, लेकिन हैकर इसकी कीमत घटाकर सिर्फ 2,000 रुपए करने की कोशिश कर रहा था, ताकि बिलिंग के वक्त ये सस्ती हो जाए। ये सुनते ही सबकी शक भरी नजर रिया की तरफ घूम गई। फ्रॉड। दबे हुए शुरू में बातें शुरू हो गई। रिया, जो अब तक महारानी बनी हुई थी, अब एक चोर की तरह टारगेट की जा रही थी। ये सब देखकर उसने चिल्लाकर कहा, व्हाट? ये क्या बकवास है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगी? मेरे पास पैसे हैं। वहीं विकी भी घबरा गया। उसे लगा कि अब इज्जत का फलूदा होने वाला है। उसने तुरंत पैंतरा बदला और सारा इल्जाम अर्जुन पर मरने की कोशिश की। विकी ने अर्जुन की तरफ इशारा करके कहा, अरे नहीं नहीं मैनेजर साहब, हम इसमें से क्यों पड़ेंगे? ये ड्रेस तो पहले इस फटीचर ने पसंद की थी। जरूर इसी ने अपने दोस्त से ये सब करवाया होगा, ताकि ये ड्रेस सस्ते में मिल जाए। मैं तो कहता हूँ कि आप पुलिस को बुलाओ, इनकी तलाशी लो, कहीं इनने कुछ और चोरी न कर लिया हो। वो ये सब करके अर्जुन को नीचा दिखाना चाहता था। वहीं अर्जुन को विकी की इस घटिया हरकत पर हंसी आ गई। अर्जुन ने तंज कसकर कहा, अच्छा विकी, तुम अकल, सच में तुम्हारे घुटनों में है क्या तुम्हारी अकल? ये ड्रेस तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पहनी है, मेरी नहीं। और रही बात औकात की, अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा, जो अभी भी वो गुलाबी ड्रेस पहन कर खड़ी थी, और फिर नितेश की तरफ मुड़कर कहा, नितेश। अर्जुन ने अपनी जेब से वो ब्लैक कार्ड निकाला। कार्ड की काली धातु शोरूम की रोशनी में चमकने लगी। उसने एक कार्ड नितेश की तरफ बढ़ाकर कहा, मेरी फ्रेंड ने जो ड्रेस पहनी है, उसकी कीमत रिया की ड्रेस से भी ज्यादा है, पूरे 50,000 रुपए, और मैं इसी वक्त उसकी पेमेंट करता हूँ। चलो देखते हैं किसका कार्ड चलता है और किसका नहीं। अर्जुन ने वो कार्ड नितेश की तरफ बढ़ा दिया। नितेश तो जानता था कि अर्जुन ही इस दुकान का असली मालिक है। एक पल के लिए वो झिझका, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने ही दुकान में पेमेंट क्यों कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक इशारा था, चुप रहो और नाटक जारी रखो। नितेश समझ गया, और शायद अर्जुन अपनी पहचान अभी भी मीरा और बाकी दुनिया से छुपाना चाहता है। नितेश ने सम्मान के साथ कार्ड लिया और मशीन में स्वाइप किया। अर्जुन ने अपना पिन डाला। पी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। मशीन से एक रिसिप्ट बाहर निकली। अर्जुन ने रिसिप्ट फाड़कर विकी के सामने लहरा कर कहा, हो देख लिया विकी, 50,000 एक झटके में। अब तुम्हारी बारी। तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के ड्रेस की पेमेंट करो या फिर कपड़े उतारकर भागने की तैयारी कर लो। अर्जुन के शब्दों में एक चैलेंज था। अब पूरा प्रेशर विकी पर आ गया था। वहीं विकी का गला सूख गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो जानता था
कि उसके डैड का बिजनेस डूब रहा है, उसे पता था कि उसके कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। वो यहाँ पर सिर्फ रिया को खुश करने के लिए लेकर आया था, ये सोचकर कि 4-5 हज़ार की कोई सस्ती चीज दिला देगा, जिसके लिए उसकी जेब पर पड़ा कैश काफी होगा। लेकिन अब मामला 40 हज़ार का था और कार्ड स्वाइप करवाना भी जरूरी हो गया था। वो इसी सोच में डूबा हुआ था, तभी रिया ने उसे कोहनी मार कर कहा, क्या हुआ विकी, पेमेंट करो ना, ये फटीचर हम पर हंस रहा है। उसकी बात सुनते ही विकी ने कांपते हाथों से अपना वॉलेट निकाला, उसमें से अपना प्लेटिनम कार्ड निकाला। ये कार्ड देखने में बहुत शाही लग रहा था, लेकिन विकी ही जानता था कि वो अंदर से खोखला है। फिर भी विकी ने कार्ड नितेश की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो। साथ ही वो दिल ही दिल में भगवान की दुआ मांग रहा था कि काश कोई चमत्कार हो जाए। आगे से नितेश ने कार्ड लिया, उसे पूरा यकीन था कि यह डिक्लाइन होगा, जैसे कि अर्जुन सर ने इशारा किया था। नितेश ने कार्ड मशीन में डाला, विकी का पिन एंटर किया और सबकी निगाहें छोटी सी स्क्रीन पर टिक गई। प्रोसेसिंग। वहीं विकी ने अपनी आंखें बंद कर ली, ट्रांजैक्शन फेल्ड की आवाज सुनने के लिए तैयार था। तभी टू टू हरी बत्ती जल गई। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। आवाज सुनते ही विकी ने झटके से अपनी आंखें खोली। क्या सक्सेसफुल? तो वहीं नितेश भी हैरान था। उसने मशीन को 2 बार देखा और रसीद बाहर आ गई। पेमेंट हो चुकी थी। अर्जुन तो सन रह गया, उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। मिस्टर ओब्रॉय ने तो कहा था कि कार्ड ब्लॉक है और फिर ये पेमेंट कैसे हो गई। वहीं नितेश ने कार्ड मशीन से निकाला, विकी को वापस देकर कहा, थैंक यू सर, आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई और मैं माफी चाहता हूं कि हमारे स्टाफ ने आप पर शक किया। वो सिस्टम हैक वाली बात शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगी। आई एम रियली सॉरी। आगे से विकी ने कार्ड झपट लिया। उसे खुद अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर वापस वही घमंड आ गया। विकी ने अर्जुन की तरफ देखकर कॉलर खड़ी कर कर कहा, देखा, इसे कहते हैं क्लास, इसे कहते हैं पावर। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं और हम खन्नाज एक्शंस में विश्वास रखते हैं। वहीं रिया भी खिलखिला उठी। उसने विकी को गले लगा लिया और अर्जुन को चिढ़ाकर कहा, थैंक यू बेबी, यू आर द बेस्ट। देख लिया अर्जुन, अब जाओ अपनी इस बहन जी को लेकर कहीं और भीख मांगो। उसकी बात सुनकर अर्जुन का खून खोल रहा था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। विकी की पेमेंट हो चुकी थी, वो जीत गया था और कम से कम अभी के लिए। अर्जुन को मिस्टर ओब्रॉय पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा था कि ओब्रॉय ने उसे बेवकूफ बनाया या फिर उनकी जानकारी गलत थी। ये सब सोचकर अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा भी इस सब ड्रामे से घबरा गई थी। अर्जुन ने उससे कहा, चलो मीरा। वो एक पल भी और यहाँ नहीं रुकना चाहता था। अर्जुन और मीरा वहां से निकल गए। वहीं पीछे खड़े विकी और रिया भी अभी हंस रहे थे। मॉल से बाहर निकलते ही अर्जुन ने मीरा को वेट करने को कहा और थोड़ा साइड में आकर तुरंत मिस्टर ओब्रॉय को कॉल लगाया। जैसे ही ओब्रॉय ने फोन उठाया, अर्जुन ने तुरंत गुस्से में कहा, मिस्टर ओब्रॉय, ये क्या मजाक है? आपने कहा था कि कार ब्लॉक है। विकी ने अभी अभी 40 हज़ार की पेमेंट की। मेरी इज्जत का कचरा हो गया वहां। दूसरी तरफ से मिस्टर ओब्रॉय की आवाज बहुत ही परेशान लग रही थी। उसने कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद हैरान हूँ। मैंने अभी बैंक से रिकॉर्ड्स चेक करवाए हैं। खन्ना इंडस्ट्रीज सच में दिवालिया हो चुकी है। मदन खन्ना के सारे अकाउंट फ्रीज है। लेकिन ये कहकर वो एक पल के लिए रुक गया। अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन क्या? आगे से मिस्टर ओब्रॉय ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, लेकिन विकी का ये वाला कार्ड ये उसके पर्सनल अकाउंट से लिंक नहीं था। अभी पता चला है कि ये कार्ड सिंघानिया ग्रुप के एक शेल अकाउंट के गुपचाप तरीके से फंड किया गया है। कोई है जो खन्ना परिवार को पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है सर, और वो बहुत पावरफुल है। उसकी बात सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने हैरान होकर पूछा, सिंघानिया? सिंघानिया ग्रुप विकी की मदद क्यों करेगा? वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। ओबराय ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, अरे सर, यही तो पहेली है। मैं पता लगाता हूं, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने फोन काट दिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। खैर, अभी के लिए उसे मीरा को संभालना था। अर्जुन ने अपने गुस्से को दबाया और मीरा के पास वापस आया। उसने मुस्कुराकर कहा, छोड़ो उन पागलों को, चलो पेट पूजा करते हैं। वो दोनों पास के एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए। वहां माहौल शांत और देखने में खाना भी अच्छा था। मीरा अभी भी उस महंगी ड्रेस को लेकर संकोच में थी, लेकिन अर्जुन ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसके लिए एक छोटा सा तोहफा है। खाना खाने के बाद वो वापस गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी आ गई। विला में पहुंचते ही मीरा ने अपने लिए एक कमरा सिलेक्ट करके कहा, मैं बहुत थक गई हूँ अर्जुन, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। अर्जुन ने भी मुस्कुरा कर कहा, गुड नाइट।
इसके बाद मीरा अपने कमरे में चली गई। अर्जुन भी अपने बेडरूम में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। आज का दिन बहुत लंबा और अजीब था। विकी की वो जीत उसे चुभ रही थी। वो सोने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा, समीर कॉलिंग। ये देखकर अर्जुन मन ही मन में सोचने लगा कि इतनी रात को समीर का फोन। ये सोचकर कि अर्जुन ने फोन उठाकर पूछा, हाँ समीर, सब ठीक है? दूसरी तरफ से समीर ने घबराई हुई आवाज में कहा, भाई, भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तान्या याद है कल रात रेस्टोरेंट में क्या हुआ था? इधर अर्जुन ने ऊब कर कहा, हाँ वो ड्रामा क्वीन, क्या हुआ उसे? दूसरी तरफ से समीर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, भाई, भाई वो ड्रामा नहीं था, वो तबाही की शुरुआत थी। कल रात तान्या जिस लड़की से टकराई थी, जिसने उसे गालियां दी थी, वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। भाई वो ईशानी सिंघानिया थी, सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक विक्रमजीत सिंघानिया की इकलौती बेटी। उसकी बात सुनकर अर्जुन उठकर बैठ गया। सिंघानिया? वही नाम जो ओबरॉय ने लिया था। तभी समीर ने आगे बात बताकर कहा, हाँ, हाँ भाई, और ईशानी सिंघानिया ने कसम खाई है कि वो तान्या को सड़क पर ला देगी। उसने आज सुबह से ही अपना खेल शुरू कर दिया है। तान्या के डैड मिस्टर मेहता की एक बड़ी रिफाइनरी भी है। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन आज अचानक उन्हें हर तरफ से नोटिस आने लगे। बैंक लोन वापस मांग रहे हैं और वेंडर्स ने सप्लाई रोक दी। और अब खबर आई है कि सिंघानिया ग्रुप ने मेहता जी को एक ऑफर दिया है। या तो अपनी 500 करोड़ की रिफाइनरी उन्हें सिर्फ 1 करोड़ में बेच दे, या फिर सिंघानिया ग्रुप उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और जेल भी भिजवाएगा। वहीं अर्जुन ये सन रह गया था सुन के। 500 करोड़ की चीज 1 करोड़ में, यह तो दिन दहाड़े डकैती थी। लेकिन सिंघानिया के पावर के आगे कोई क्या कर सकता था? वहीं अब समीर की आवाज भी कांप रही थी। उसने आगे कहा, भाई, भाई तान्या बहुत रो रही है। उसके डैड को हार्ट अटैक आते आते बचा। सिमरन भी बहुत परेशान है क्योंकि तान्या उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अर्जुन, मुझे पता है तू कुछ कर सकता है। तेरे पास दिमाग है, तेरे पास वो जुगाड़ है जो हमने कोहिनूर मिल वाली डील में देखा था। प्लीज भाई, मेरी खातिर क्या तू तान्या की मदद कर देगा? उसकी बात सुनकर अर्जुन एक पल के लिए सोचने लगा। तान्या वही लड़की जिसने उसे फटीचर कहा था, जिसने उसे रेस्टोरेंट से धक्के मारकर निकालने की कोशिश की। आज वही लड़की उस फटीचर की मदद की मोहताज है। अर्जुन के चेहरे पर एक ठंडी और क्रूर हंसी आ गई। अर्जुन ने हंसकर कहा, समीर, उस घमंडी लड़की के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि जब आप दूसरों को कीड़े मकोड़े समझते हो, तो कोई बड़ा जानवर आकर आपको भी कुचल सकता है। इसे कर्मा कहते हैं भाई, कर्मा। दूसरी तरफ से समीर ने गिड़गिड़ाकर कहा, अर्जुन, अर्जुन प्लीज यार, मैं जानता हूं उसने तेरे साथ गलत किया, लेकिन उसके माँ बाप की क्या गलती है? और सिमरन, अगर तान्या बर्बाद हुई तो सिमरन बहुत दुखी होगी। भाई, दोस्ती की खातर एक बार सोच ले। उसकी बात सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। तान्या के लिए नहीं, लेकिन समीर के लिए। वो बिस्तर से खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। बाहर चांदनी रात में उसका विला चमक रहा था। अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है समीर, तेरे लिए जान भी हाजिर है। मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दूसरी तरफ से समीर ने थोड़ी हैरानी में पूछा, क्या शर्त? इधर से अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच कर कहा, मैं उस घमंडी लड़की की मदद तभी करूंगा जब वो खुद मेरे सामने आएगी और गिड़गिड़ाकर मुझसे मदद की भीख मांगेगी। उसे अपनी इज्जत की कीमत चुकानी होगी। उसे ये मानना होगा कि जिस लड़के को उसने इतना बेइज्जत किया था, आज वही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से समीर चुप हो गया। वो जानता था कि अर्जुन का गुस्सा जायज है, इसलिए उसने थोड़ा सोचकर कहा, मैं मैं उससे बात करता हूँ भाई। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने फोन काट दिया। इसके बाद उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से ही बुदबुदा कर कहा, सिंघानिया, तो विकी को बचाने वाले तुम हो, तान्या को भी बर्बाद करने वाले तुम हो। लगता है कि अब मेरा मुकाबला किसी बच्चे से नहीं, बल्कि एक असली खिलाड़ी से होने वाला है। इसके बाद अर्जुन ने फिर से मिस्टर ओबरॉय को मैसेज किया, ईशानी सिंघानिया, उसकी हर एक कमजोरी का पता करो। मुझे लगता है कि मुझे सिंघानियाज को उनकी ही गेम का स्वाद चखाना पड़ेगा। रात गहरी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद तो बिल्कुल भी नहीं थी। एक नया कुरुक्षेत्र तैयार हो गया था, और इस पर दांव सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि इज्जत और अहंकार का भी था। मुंबई की उमस भरी रात में तनाव का माहौल गहराता जा रहा था। उधर समीर, जो अपने दोस्त अर्जुन और अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड तान्या के बीच
सैंडविच बना हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, चेहरे पर हताशा। उसने अभी अभी अर्जुन से फोन पर बात की थी। जो अर्जुन ने शर्त रखी थी वो तान्या के अहंकार पर सीधा प्रहार थी, और वो गाड़ी चला रहा था। समीर ने अपनी गाड़ी में एक तरफ रोकी, और जहां तान्या और सिमरन उसका इंतजार कर रही थी। तान्या की हालात खराब थी। उसकी आंख का मस्कारा आंसुओं के साथ बहकर गालों के काले निशान छोड़ गया था। वो लगातार अपने फोन को घूर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। समीर कार से उतरा और तान्या के पास गया। उसने बहुत ही संभल कर अपनी बात शुरू करके नरम आवाज में कहा, तान्या, मैंने अर्जुन से बात की है। तान्या ने एक झटके में सिर उठाया। उसकी आंखों में एक उम्मीद जागी, लेकिन अगले ही पल जब उसको होश आया तो अर्जुन की बात समीर कर रहा था। तो उसने कांटेक्ट हुए पूछा, क्या क्या तुम्हें कोई मदद करेगा? वो फटीचर मदद करेगा? समीर ने नजरें झुका ली और फिर हिम्मत करके कहा, हाँ, वो मदद कर सकता है। उसके पास पावर है, कनेक्शन है। उसने कहा है कि वो सिंघानिया ग्रुप से बात कर सकता है और तुम्हारे डैड की रिफाइनरी बचा सकता है। उसकी बात सुनकर तान्या के बगल में खड़ी सिमरन ने राहत की सांस ली, लेकिन तान्या की भौहें सिकुड़ गई। वहीं सिमरन ने समीर का हाथ दबाकर कहा, थैंक यू समीर, मुझे पता था तुम्हारा दोस्त मान जाएगा। तभी समीर ने उसे बीच में टोक कर कहा, लेकिन लेकिन उसकी शर्त है। उसकी बात सुनकर तान्या की भौहें और भी सिकुड़ गई। उसने चौंक कर पूछा, शर्त? कैसी शर्त? उसे पैसे चाहिए, हम दे देंगे। डैड रिफाइनरी बचाने के बाद उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। उसकी बात सुनकर समीर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं तान्या, उसे पैसे नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा है कि वो मदद तभी करेगा जब तुम खुद उससे मिलोगे, उससे मदद की भीख मांगोगे। उसे तुम्हारी माफी चाहिए। उसे चाहिए कि तुम अपना घमंड छोड़कर उसके सामने जाओ और एक्सेप्ट करो कि तुम्हें उसकी जरूरत है। उसकी बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। तान्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका वही पुराना अहंकार जो मुसीबत के समय भी कम नहीं हुआ था, वो फन उठाकर खड़ा हो गया। तान्या ने चिल्लाकर कहा, क्या? मैं? तान्या मेहता उस फटीचर अर्जुन से माफी मांगोगी? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? उसे लगता है कि सिर्फ वही दुनिया में अकेला इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। उसने हिकारत से हंसकर कहा, "हं, समीर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उस दो कौड़ी के वेटर की बात मानकर मेरे पास आ गई। वो मेरी मदद करेगा। जिसकी खुद की औकात बस की टिकट खरीदने की नहीं, वो सिंघानिया से बात करेगा। ये जरूर उसका कोई घटिया मजाक है मुझे नीचा दिखाने का। तान्या की बाकी दोस्त जो वहीं खड़ी थी, उन्होंने भी तान्या की सुर में सुर मिला दिया। एक लड़की ने मजाक उड़ाकर कहा, ओह माय गॉड समीर, सीरियसली अर्जुन, वो लड़का जो कल तक कॉलेज की कैंटीन में उधारी मांगता था। मुझे तो लगता है कि वो बस तान्या का फायदा उठाना चाहता है। वो तान्या को अपने सामने झुका देना चाहता है ताकि अपनी ईगो सेटिस्फाई कर सके। दूसरी सहेली ने कहा, तान्या बिल्कुल मत जाना। उस लूजर के सामने घुटने टेकने से अच्छा है हम किसी और से बात करें। हमारे ग्रुप में इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके डैड भी तो पावरफुल हैं। हम उनसे मदद मांग सकते हैं। अर्जुन जैसे ही सड़क छाप की क्या जरूरत है? उनकी एक घमंड भरी बात सुनकर समीर ने अपना माथा पकड़ लिया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इन लड़कियों को कैसे समझाए कि जिस आग में वो खड़ी हैं, उसे बुझाने की ताकत सिर्फ अर्जुन के पास है। उसका अब सब जवाब दे रहा था। समीर ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग समझ नहीं रही हो। सामने सिंघानिया है, ईशानी सिंघानिया। वो कोई छोटी मोटी गुड़िया नहीं है। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की शार्क है। तुम्हारे वो दोस्त उसके सामने कुछ भी नहीं है। और अर्जुन, अर्जुन बदल गया है। उसके पास कुछ तो है जो हम नहीं जानते। प्लीज तान्या, अपनी जिद छोड़ दो और तुम्हारे डैड की जिंदगी की सवाल है, तुम बात मान लो। लेकिन तान्या ने अपना हाथ झटक कर कहा, शट अप समीर, मुझे तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की जरूरत नहीं। मेरे बहुत दोस्त है, हाई क्लास दोस्त, मैं उनसे बात करूंगी। तान्या ने गुस्से में अपना फोन लेकर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल करने लगी। तान्या ने अकड़ के साथ कहा, मैं भी प्रशांत को कॉल करती हूँ। प्रशांत के डैड का सिंघानिया के साथ उठना बैठना है। वो एक बार बोलेंगे तो काम हो जाएगा। तान्या ने प्रशंसा से प्रशांत का नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया ताकि समीर भी सुन सके। घंटी बजी। एक बार दो बार फोन उठ गया। तान्या ने अपनी आवाज में मिठास खोल कर कहा,
हाय प्रशांत, बेबी, ये एक प्रॉब्लम हो गई है। वो ईशान सिंघानिया वाली बात, क्या तुम अपने डैड से कहकर मामला सुलझा सकते हो? दूसरी तरफ से प्रशांत की हड़बड़ी हुई आवाज आई। अरे तान्या, यार तूने न्यूज़ नहीं देखी क्या? मेरे खुद के लाले पड़ गए हैं। डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। हमारे घर पुलिस आई हुई है। हम खुद बर्बाद हो गए। मैं तो कोई मदद कर ही नहीं सकता। प्लीज मुझे कॉल मत कर। मेरा फोन टैप हो सकता है। और ये कहकर प्रशांत ने फोन काट दिया। वहीं उसकी बात सुनकर तान्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने समीर की तरफ देखा, लेकिन समीर चुप खड़ा था। तभी तान्या ने खुद को ही मन ही मन दिलासा देकर कहा, कोई बात नहीं मोहन। हाँ, मोहन तो हेल्प करेगा। उसके हेड डैड मिनिस्टर्स के करीबी हैं। उसने मोहन को कॉल किया और जैसे ही मोहन ने फोन उठाया, तान्या ने कहा, हेलो मोहन। दूसरी तरफ से मोहन की आवाज आई। तान्या, मुझे पता चला है कि तेरा पंगा सिंघानिया से हुआ है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे डैड ने साफ मना कर दिया है कि मैं तुमसे बात तक ना करूं। सिंघानिया बहुत खतरनाक लोग हैं। हम उनके बीच में नहीं पड़ सकते। तू यार अपना देख ले। मोहन की आवाज में रूखापन था। इसी के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तान्या के हाथ कांपने लगे। उसने एक एक करके अपने सारे अमीर दोस्तों को कॉल कर लिया। हर जगह उसे सिर्फ बहाने मिले। किसी ने कहा, सॉरी तान्या, मैं शहर से बाहर हूँ। तो दूसरे ने कहा, तान्या यार मेरे डैड नहीं मानेंगे। तीसरे ने कहा, अरे यार सिंघानिया से कौन दुश्मनी लेगा पागल। 1 घंटे के अंदर तान्या का पूरा सोशल सर्कल, जिस पर उसे बड़ा घमंड था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जिन दोस्तों के ऊपर वो खुद से भी ज्यादा विश्वास करती थी, वही आज उसके दोस्त उसका फोन उठाने से कतरा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी पावर और रेपुटेशन सिर्फ एक भ्रम था। तभी उसके फोन पर उसके डैड मिस्टर मेहता का कॉल आया। तान्या ने डरते डरते फोन उठाकर कहा, डैड। दूसरी तरफ से मिस्टर मेहता की टूटी हुई आवाज आई, तान्या बेटा, सब खत्म हो गया। पुलिस गेट पर खड़ी है। बैंक वाले घर सील करने आ गए। सिंघानिया के आदमियों ने रिफाइनरी पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने मुझे 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर मैंने साइन नहीं किए तो वो मुझे जेल भेज देंगे और शायद तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता को यूं बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर तान्या के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका सारा अहंकार, सारी अकड़ पल भर में चूर हो गई। वो वहीं सड़क के किनारे घुटनों टेक कर नीचे फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोकर कहा, डैड, डैड, आई एम सॉरी डैड। वो सिसक कर रो रही थी। सिमरन ने उसे संभाल कर कहा, तान्या चुप हो जाओ यार, कुछ करते हैं। तभी तान्या ने अपनी लाल सूजी हुई आंखों से समीर को देखा। अब उसकी आंखों में वो घमंड नहीं था, सिर्फ बेबसी और लाचारी थी। तान्या ने हाथ जोड़कर कहा, समीर, प्लीज प्लीज अर्जुन को बुलाओ। मैं कुछ भी करूंगी। मैं उसके पैर पकड़ने को तैयार हूं, बस मेरे डैड को बचा लो। समीर का दिल पसीज गया। उसने देखा कि तान्या अब पूरी तरह टूट चुकी है। समीर ने कहा, और ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। समीर ने अर्जुन को कॉल किया और बताया कि तान्या तैयार है। अर्जुन ने उन्हें एक लोकेशन भेजी, शिवाजी पार्क। वो एक सुनसान कोना। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे और उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल को देखे, इसलिए उसने एक ऐसी जगह चुनी जो बिल्कुल साफ थी, लेकिन जहां बात की जा सके। आधे घंटे बाद समीर की गाड़ी शिवाजी पार्क पहुंची। रात के सन्नाटे में एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अर्जुन खड़ा था। उसने अपनी पोर्श थोड़ी दूर पर पार्क की थी। पैदल वहां आया था और वो अपनी पुरानी चेक शर्ट पहने हुए था, हाथ जेब में डाले बड़ा शांत खड़ा था। तान्या गाड़ी से उतरी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। उसके महंगे कपड़े अब अस्त व्यस्त थे। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ गई। समीर और सिमरन थोड़ी दूर जा खड़े रहे, अर्जुन और तान्या को अपनी तरफ आता देखकर। उसने तान्या को आंखों में देखा। वहीं उसकी उन्होंने जब कल उसे नीचा दिखाया था, आज वो आंखें भी झुक गई थी। तान्या अर्जुन के सामने आकर रुक गई। वो रो रही थी। उसने अर्जुन के सामने आकर कहा, अर्जुन, मुझे मुझे माफ कर दो। तान्या की आवाज बमुश्किल निकल पा रही थी। आगे से अर्जुन खामोश रहा। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। वहीं तान्या ने देखा कि अर्जुन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसने अपने पिता की याद आई। उसने अपनी इज्जत का आखिरी कतरा भी त्याग दिया और तान्या ने अपने हाथ जोड़े और अर्जुन के सामने घुटनों पर बैठ गई। तान्या ने चिल्लाकर कहा, मैं मैं भीख मांगती हूँ अर्जुन, प्लीज मेरे मेरे डैड को बचा लो। मैं गलत थी, मैं घमंडी थी, मैं बेवकूफ थी। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन प्लीज मेरे डैड को बचा लो।
वो लोग उन्हें मार डालेंगे। प्लीज अर्जुन, प्लीज मेरी मदद करो। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। एक क्वीन भी और यूं अपने पैरों पर पड़ा देख अर्जुन ने अंदर पर गुस्सा शांत हो गया। उसे तान्या पर तरस आने लगा। उसने यह सब उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे यह सिखाने के लिए किया था कि वक्त सबके साथ बदलता है। अर्जुन ने आगे बढ़कर तान्या के कंधे पकड़े और उसे खड़ा किया। अर्जुन ने भारी आवाज में कहा, बस तान्या, इतना काफी है, अब उठो। आगे से तान्या ने उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहा, क्या क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसकी बात के जवाब में अर्जुन ने उसे प्रॉमिस करके कहा, मैंने समीर से वादा किया है, मैं अपने वादे से नहीं मुकरता। तुम घर जाओ, अपने डैड से कहो कि वो किसी भी पेपर पर साइन न करे, मैं संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर तान्या ने अर्जुन के हाथ पकड़ लिए। उसने भावुक होकर कहा, थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आगे से अर्जुन ने कहा, ये एहसान नहीं है तान्या, ये सबक है, जाओ अब। इसके बाद समीर और सिमरन तान्या को लेकर चले गए। तान्या बार बार पीछे मुड़कर अर्जुन को देख रही थी, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि जिस लड़के को उसने ठुकराया था वही उसका रक्षक बन रहा है। जब वो चले गए तो अर्जुन के चेहरे से शांति गायब हो गई। चिंता की लकीरें उभर आई। उसने तान्या से वादा तो कर दिया था, लेकिन वो जानता था कि सिंघानिया कोई छोटी मछली नहीं है। ईशानी सिंघानिया से निपटना बच्चों का खेल नहीं था। अर्जुन ने तुरंत अपना फोन निकाला और जगदीश को डायल किया। घंटी बजी। कुछ घंटियों के बाद उधर से जगदीश की आवाज आई, नमस्ते अर्जुन सर। इधर से अर्जुन ने सीधे मुद्दे की बात करके कहा, जगदीश जी, मुझे सिंघानिया परिवार की जानकारी चाहिए, और खासकर ईशानी सिंघानिया की और उनके पिता विक्रमजीत सिंघानिया की। मुझे पता है कि वो मेहता रिफाइनरी को हड़पना चाहते हैं, मुझे उन्हें रोकना है। उसकी बात पूरी होते ही दूसरी तरफ से कुछ पल खामोशी रही। फिर जगदीश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सर, मुझे डर था कि ये दिन आएगा। आप जिस आग में हाथ डालने जा रहे हैं वो बहुत पुरानी और बहुत खतरनाक आग है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? उधर से जगदीश ने पूरी बात बताना शुरू करके कहा, सर, सिंघाना परिवार एक अमीर घराना नहीं है, बल्कि एक मुखौटा है। असल में वो देशमुख ग्रुप के लिए काम करते हैं। देशमुख? अर्जुन को यह नाम सुना सुना लगा। तभी जगदीश ने आगे बात को बढ़ाकर कहा, जी सर, प्रताप देशमुख। ये नाम शायद आपने बचपन में सुना हो। देशमुख और अग्निहोत्री परिवार की दुश्मनी पीढ़ियों पुरानी है। 50 साल पहले आपके दादाजी रणविजय अग्निहोत्री और प्रताप देशमुख बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। लेकिन प्रताप देशमुख ने धोखा दिया और कंपनी हड़पने की कोशिश की। तब आपके दादाजी ने उन्हें बर्बाद कर दिया था और उन्हें मुंबई छोड़कर भागना पड़ा था। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। यह सिर्फ बिजनेस नहीं बदला था। तभी जगदीश ने आगे कहा, हाँ, प्रताप देशमुख वापस आ गया है सर, लेकिन वो सामने से नहीं आता। वो सिंघानिया जैसे लोगों का इस्तेमाल करता है। मेहता रिफाइनरी को हड़पना उनका एक छोटा सा कदम है। उनका असली मकसद मुंबई के एनर्जी सेक्टर पर कब्जा करना है, ताकि वो फ्यूचर में अग्निहोत्री एम्पायर को चुनौती दे सके। ईशानी सिंघानिया को ऑर्डर सीधे प्रताप देशमुख से मिलते हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन का माथा ठनक गया। उसने इस खेल को थोड़ा समझकर कहा, तो इसका मतलब ये लड़ाई मेरी नहीं बल्कि अग्निहोत्री परिवार की है। दूसरी तरफ से जगदीश ने जवाब देकर कहा, बिल्कुल सर, और यही समस्या है। आप अभी अंडर कवर हैं। आप सीधे सिंघानिया से भिड़ेंगे तो देशमुख को पता चल जाएगा कि कोई अग्निहोत्री वारिस मुंबई में है, और अगर उन्हें पता चला तो आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। प्रताप देशमुख एक मगरमच्छ है। अर्जुन ने अपनी पूरी मुट्ठी बेची और गुस्से में कहा, तो मैं क्या करूं जगदीश जी? क्या मैं मेहता को बर्बाद होने दूं? मैंने उनकी बेटी से वो जुबान दी है, क्या जुबान की कोई कीमत नहीं होती? तभी दूसरी तरफ से जगदीश ने कहा, नहीं सर, जुबान की कीमत होती है, लेकिन सिंघानिया को रोकना आसान नहीं है। लीगल नोटिस या पैसों से वो नहीं मानते। उनके पास बाहुबल और पॉलिटिक्स दोनों कनेक्शन है। उन्हें सिर्फ एक इंसान कंट्रोल कर सकता है, वो नाम जिससे वो आज भी थर थर कांपते हैं। अर्जुन ने तुरंत एक्साइटेड होकर पूछा, तो कौन है वो जगदीश जी? इधर से जगदीश ने गर्व से कहा, रणविजय अग्निहोत्री, आपके दादाजी। अगर सिंघानिया को पता चले कि इस रिफाइनरी के पीछे रणविजय अग्निहोत्री का हाथ है तो दुम दबाकर भाग जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको दादाजी से खुद बात करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दादाजी अभी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने दे सकते हैं।
जगदीश ने इन शब्दों से अर्जुन के दिमाग में एक हलचल मच गई। उसकी बात अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। वो जानता था कि सिंघानिया परिवार और उनके पीछे खड़ा देशमुख एम्पायर सिर्फ पैसों की भाषा नहीं समझता, वो ताकत की भाषा समझते हैं। और ये बात वो जानता था कि मुंबई में उसके दादाजी रणविजय अग्निहोत्री से बड़ी ताकत कोई नहीं थी। लेकिन समस्या ये थी कि अर्जुन को खुद उस शेर की मांद में जाना था, जिसे अब वो तक केवल कहानियों में मिला था। उसे अपने दादाजी से बात करनी थी, वो शख्स जिसने उसे बचपन में ही अनाथालय भेज दिया था ताकि वो तप कर सोना बन सके। अर्जुन ने फोन पर जगदीश से कहा, जगदीश जी मैं तैयार हूँ। अगर तान्या और उसके परिवार को बचाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है तो मैं दादाजी से बिल्कुल मिलूंगा। आप मीटिंग फिक्स कीजिए। वहीं दूसरी तरफ जगदीश की आवाज में एक अजीब सा संकोच था। उसने अर्जुन की बात का जवाब देकर कहा, अर्जुन सर आप समझ रहे हैं ना, बड़े साहब यानी आपके दादाजी बहुत उसूलों के पक्के इंसान हैं। वो भावुकता से फैसले नहीं लेते। अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो वो बदले में कुछ न कुछ जरूर मांगेंगे। वो कीमत बहुत भारी भी हो सकती है। इधर से अर्जुन ने मुंबई की जगमगाती रोशनी को देखकर कहा, कीमत चुकाने की आदत तो मुझे बचपन से है जगदीश जी। जब 20 साल गरीबी में गुजार दिए तो अब किसी भी चैलेंज से डर नहीं लगता। आप बस इंतजाम कीजिए। आगे से जगदीश ने हार मानकर कहा, ठीक है सर, कल सुबह 5 बजे तैयार रहिएगा। मैं खुद आपको लेने आऊंगा। यह मुलाकात बहुत सीक्रेट होगी। किसी को, यहाँ तक कि आपकी परछाई को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। अगले सुबह जब पूरा शहर नींद में था और एक साधारण सी काली सेडान गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी के पिछले गेट पर आकर रुकी, अर्जुन पहले से तैयार था। उसे आज न तो फटी जींस पहनी थी और न ही कोई महंगा सूट। उसने एक सादा सा सफेद कुर्ता और पजामा पहना था, जो उसने खास इसी मौके के लिए खरीदा था। वो अपने दादाजी के सामने एक रईसजादे की तरह नहीं, बल्कि एक गंभीर और जिम्मेदार पोते की तरह पेश आना चाहता था। वहीं मिस्टर जगदीश ड्राइविंग सीट पर थे। उन्होंने अर्जुन को पिछली सीट पर बैठने का इशारा किया। कार बिना किसी शोर के शहर के सड़कों पर दौड़ने लगी। तभी अर्जुन ने उससे पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं जगदीश जी? जगदीश ने रहस्यमय ढंग से कहा, समुद्र के बीच। रणविजय साहब मुंबई के शोरगुल से दूर अलीबाग के पास अपने प्राइवेट आइलैंड पर रहते हैं। हम वहां हेलीकॉप्टर से जाएंगे। जुहू एयरड्रॉम पर एक प्राइवेट चॉपर उनका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ये सब नया लग रहा था और हेलीकॉप्टर का सफर नीचे जब छोटा होता मुंबई शहर और सामने विशाल अरब सागर। करीब 20 मिनट की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर एक हरे भरे टापू पर उतरा। वहां सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चारों तरफ मशीन गनों से लैस कमांडो तैनात थे। अर्जुन हेलीकॉप्टर से उतरा। हवा तेज थी और समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। सामने एक पुराना लेकिन बहुत भव्य बंगला था, जो किसी किले के जैसा लग रहा था। तभी जगदीश ने उसे रास्ता दिखाकर कहा, आइए सर। ये बंगले के अंदर दाखिल हुए। अंदर का सन्नाटा ऐसा था कि अर्जुन को अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। दीवारों पर अग्निहोत्री परिवार के पूर्वजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी। इसके बाद जगदीश एक बड़े से लकड़ी के दरवाजे के पास रुके। उनमें से किसी ने कहा, साहब अंदर इंतजार कर रहे हैं। याद रखिएगा सर, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिएगा। उन्हें डरपोक लोग पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। यह कमरा विशाल था और एक तरफ पूरी दीवार कांच की बनी हुई थी। उसके बीच से समुद्र भी दिख रहा था। बीच में से एक छोटी सी मेज थी और उसके पीछे एक व्हीलचेयर पर बुजुर्ग शख्स बैठे थे। ये रणविजय अग्निहोत्री थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में वही अंगारे दहक रहे थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी, जिसका हत्था शेर के मुंह का बना था। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया, उनके पैरों को छूने के लिए झुका और उसने पैर छूकर कहा, प्रणाम दादाजी। लेकिन आगे से रणविजय ने अपना हाथ अर्जुन के सिर पर नहीं रखा, बस उसे घूर कर कहा, बैठो। उनकी आवाज में खड़खड़ाहट थी, लेकिन वो बहुत ही स्पष्ट और भारी थी। वहीं उनका इशारा पाते ही अर्जुन उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी रणविजय ने सीधे मुद्दे की बात करके कहा, जगदीश ने बताया है कि तुम कोई मदद मांगने आए हो, और वो भी किसी लड़की के लिए। क्या नाम है? तान्या। वही लड़की जिसने तुम्हें बेइज्जत किया था। उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा था। वहीं उनकी ये बात सुनकर अर्जुन हैरान था। वो समझ गया कि दादाजी को सब पता था।
इसलिए उसने हल्के से सिर हिलाकर कहा, जी दादाजी, उसने गलती की थी, लेकिन सजा उसके पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। सिंघानिया और देशमुख मिलकर उसकी रिफाइनरी हड़पना चाहते हैं। ये अन्याय है। उसकी बात सुनकर दादाजी जोर से हंसे। उनकी हंसी में कोई खुशी नहीं बल्कि एक व्यंग था। उन्होंने व्यंग करके कहा, अन्याय? अर्जुन, ये बिजनेस है, जंगल का रूल है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अगर मेहता अपने बिजनेस को नहीं बचा सकता तो वो बस उसे रखने के लायक नहीं। तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? क्या तुम उस लड़के से प्यार करते हो? ये कहते हुए अर्जुन को सवालिया नजरों से देखने लगे। हालांकि उनका पता था कि अर्जुन मीरा के साथ है, लेकिन फिर भी वो एक बार कंफर्म करना चाहते थे। आगे से अर्जुन ने तुरंत दृढ़ता से उनकी बात का जवाब देकर कहा, नहीं दादाजी, मैं उसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैंने उसे जुबान दी है, और अग्निहोत्री की जुबान पत्थर की लकीर होती है। ये मैंने आपसे ही सीखा है। उसकी बात सुनकर रणविजय जी की आंखों में एक चमक आ गई। शायद उन्हें अपने पोते का जवाब पसंद आया था। उन्होंने अपनी छड़ी घुमाकर कहा, हम्म, जबान? और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना नाम इस्तेमाल करने दूं? तुम चाहते हो कि दुनिया को लगे कि मेहता रिफाइनरी के पीछे रणविजय अग्निहोत्री खड़ा है? आगे से अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, जी, अगर सिंघानिया को पता चल गया कि आप इसमें शामिल हैं तो वो पीछे हट जाएंगे, और देशमुख अभी आपसे सीधे टक्कर लेने की हालात में नहीं है। उसके बाद सुनकर रणविजय ने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर कहा, तुम चालाक हो, देशमुख की कमजोरी जानते हो। लेकिन अर्जुन, मेरा नाम कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाहो तुम इस्तेमाल कर लो। मेरा नाम एक ब्रांड है, एक खौफ है। अगर मैंने आज अपना नाम दिया और कल को तुमने कोई गलती की तो मेरी साख पर बट्टा लगेगा। आगे से अर्जुन ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उसकी बात सुनकर रणविजय जी कुछ पल चुप रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाजत देता हूं। जगदीश पेपर्स तैयार कर देगा। सिंघानिया को भनक नहीं लगेगी कि यह सब एक चाल है। उनकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुश होकर कहा, धन्यवाद दादाजी, मैं आपका। लेकिन तभी रणविजय की आवाज में अर्जुन की खुशी को बीच में ही काट कर कहा, रुको, मैंने कहा था ना, हर चीज की एक कीमत होती है। तुमने मदद मांगी, मैंने दी। अब बारी कीमत चुकाने की है। उसकी बात सुनकर अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने थोड़ा हिचकिचा कर कहा, क्या कीमत? आगे से रणविजय ने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखकर कहा, तुमने अभी तक अपनी काबिलियत साबित की, लेकिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। 100 करोड़ का प्रॉफिट करना आसान था जब तुम्हारे पास शुरू करने के लिए 10 करोड़ हो। विला में रहना आसान है जब कंपनी उसका एक्सपेंस पर काम कर रही है। पोर्स चलाना आसान है जब वो किसी और की हो। आगे से अर्जुन चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। वही रणविजय जी ने सख्त लहजे में फिर आगे कहा, तुमने एक राजा की तरह जीना शुरू कर दिया है अर्जुन, जबकि तुम अभी राजकुमार भी नहीं हो। इसलिए मेरी शर्त यह है, अगले 1 महीने के लिए अग्निहोत्री परिवार तुम पर फाइनेंशियल बैन लगाएगा। उनकी बात सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, बैन मतलब? तभी आगे से रणविजय ने अपना फैसला सुनाकर कहा, मतलब यह है कि अगले 30 दिनों तक तुम अग्निहोत्री ग्रुप का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारा वो ब्लैक कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, तुम्हारी वो महंगी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। यहाँ तक कि नित्या, जो तुम्हारी परछाई बनी हुई है, वो भी अगले 1 महीने तक तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। तुम सिर्फ अपने विला का एक्सेस रख पाओगे। उनकी बात सुनकर अर्जुन को लगा जैसे पैरों तले की जमीन खिसक गई हो, लेकिन साथ ही उसको एक बात की तसल्ली भी मिल रही थी कि वो मीरा के साथ विला में तो रह सकता है। तभी रणविजय ने आगे कहा, अगले 30 दिन तुम्हें वापस उसी अर्जुन की तरह जीने होंगे जो तुम 1 महीने पहले थे, और साधारणतः संघर्ष और अपनी मेहनत पर निर्भर। तुम्हें अपनी कमाई खुद करनी होगी। अगर तुम 30 दिन तक बिना मेरी मदद के अपनी पहचान छुपाते हो और अपनी इज्जत बनाते हुए मुंबई में टिक गए तो 31वें दिन यह पूरा एम्पायर तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुमने हार मानी या मेरी मदद मांगी तो तुम हमेशा के लिए अग्निहोत्री सरनेम को खो दोगे।
उनकी ये शर्त बहुत क्रूर थी। अर्जुन ने अभी अभी मीरा को एक अच्छी जिंदगी देने का वादा किया था। उसने अभी अभी तान्या को बचाने का जिम्मा भी लिया था। बिना पैसे को ये सब कैसे करेगा? लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता था। ये उसके लिए आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अर्जुन खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर दादाजी के पैर छूकर कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे मंजूर है दादाजी। मैं साबित करूंगा कि मैं बिना आपके पैसों के भी अर्जुन हूं, और अर्जुन कभी हार नहीं मानता। उसकी बात सुनकर आगे से रणविजय ने मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं, तुम्हारा अभी समय शुरू होता है। जगदीश, इसे गाड़ी की चाबी और कार्ड्स ले लो, और इसने मुंबई की लोकल ट्रेन में वापस भेज दो। ये कहते हुए उन्होंने अर्जुन को विदा कर दिया। जगदीश ने तुरंत हुक्म का पालन किया और कुछ देर बाद उनका हेलीकॉप्टर वापस जूही एरोड्रोम पर उतरा। लेकिन इस बार कोई लग्जरी कार अर्जुन को लेने नहीं आई थी। जगदीश ने भारी मन से अर्जुन के सामने हाथ फैलाकर कहा, माफ कीजिएगा छोटे मालिक, लेकिन हुक्म तो हुक्म है। अर्जुन ने अपनी जेब से वो ब्लैक कार्ड निकाला, वही कार्ड जिसने कल रिया और विकी का मुंह बंद कर दिया था। उसने नित्या की पोर्श की चाबी भी निकाल कर दे दी, और जेब में पड़ा वो महंगा फोन भी, जो उसे कंपनी ने दिया था। अर्जुन ने सबको जगदीश को सौंप कर कहा, ये लीजिए, लेकिन जगदीश जी, एक रिक्वेस्ट है। मेरा वो विला में है, उसे मत निकालिएगा प्लीज। आगे से जगदीश ने सिर हिलाकर कहा, दादाजी ने कहा है कि विला की सुविधाएं छीन ली जाएंगी, लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा। आप वहां रह सकते हैं, लेकिन बिजली, पानी, खाने का बिल आपको खुद भरना होगा। वहां कोई नौकर चाकर नहीं होगा। और हाँ, मीरा मैम को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी असलियत क्या है। आगे से अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपनी जेब टटोली। उसके पास कुछ खुले पैसे और उसका पुराना टूटा हुआ फोन बचा था। उसने ऑटो पकड़ा और सीधे अंधेरी स्टेशन की तरफ भागा। लोगन ट्रेन की भीड़ से मुक्का मुक्की खाते हुए अर्जुन वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट आया था। पसीना, शोर और संघर्ष। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे बुरा नहीं लग रहा था। उसे एक चैलेंज मिल गया था। दोपहर तक अर्जुन गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी पहुंचा। विला वैसा ही था, लेकिन वहां का स्टाफ गायब हो चुका था। मेरा अभी भी सो रही थी और शायद नहा रही थी। अर्जुन ने सबसे पहले ताना वाला मामला निपटाने का फैसला किया। जगदीश ने जाने से पहले उसे वो फाइल दी थी जिस पर रणविजय अग्निहोत्री की मुहर और साइन थे। अर्जुन ने वो फाइल उठाई और सीधे मेहता हाउस के लिए निकल गया। वो पैदल ही वहां जा रहा था। वहीं उधर मेहता हाउस में मातम का माहौल का ईशानी सिंघानिया अपने वकीलों के साथ वहां बैठी थी। मिस्टर मेहता को धमका रही थी। उसने चिल्लाकर मिस्टर मेहता से कहा, साइन करो बुढ़े, वरना अभी जेल भिजवा दूंगी। उसे डरकर मिस्टर मेहता साइन करने ही वाले थे, तभी दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आ गया, पसीने से लथपथ, नॉर्मल कपड़ों में। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, रुक जाइए। उसकी आवाज सुनकर ईशानी ने मुड़कर देखा और उसको देखते ही जोर से हंसी। उसने अर्जुन का मजाक उड़ाकर कहा, अरे ये बस फटीचर कहाँ से आ गया, और तुम्हारी मेरे काम के बीच चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? उसको अर्जुन के हालात और कॉन्फिडेंस देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। वहीं तान्या और समीर भी वहां थे। वो अर्जुन की हालात देखकर डर गए। तभी अर्जुन ने बिना किसी डर के वो फाइल मेज पर पटकी। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, मिस ईशानी, हिम्मत तो मुझे इसने दी है। मैं आपकी विदाई का लेटर लाया हूँ, ये पढ़िए। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर ईशानी ने कंफ्यूजन में वो फाइल उठाई। जैसे उसने फाइल के पहले पन्ने पर रणविजय अग्निहोत्री का नाम और वो रॉयल सील देखी, तो उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने बड़बड़ाकर कहा, ये झूठ है। अग्निहोत्री इस मामले में क्यों पड़ेंगे? आगे से अर्जुन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलकर कहा, क्योंकि ये रिफाइनरी अब अग्निहोत्री ग्रुप की है। उन्होंने इसे 6 महीने पहले ही खरीद लिया था। ये पेपर देखिए, डेट देखिए। अगर आप इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं तो आप सीधे रणविजय अग्निहोत्री से युद्ध छेड़ रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपके बॉस प्रताप देशमुख अभी इसके लिए तैयार हैं। उसकी बात सुनकर ईशानी का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानती थी कि देशमुख कभी भी अग्निहोत्री से पंगा नहीं लेना चाहेगा। उसका दांव उल्टा पड़ गया था। उसने अपने वकीलों की तरफ देखा। वकीलों ने भी सिर हिला दिया कि अब कानूनी तौर पर वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद ईशानी ने गुस्से में अर्जुन को घूर कर कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अब सिंघानिया को अपना दुश्मन बना लिया है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने मन ही मन सोचा, दुश्मन तो हम पहले से हैं। लेकिन फिर उसने बाहर से मुस्कुराकर ईशानी से कहा, रास्ता दीजिए और यहां से निकल जाइए।
आगे से गुस्से में ईशानी और उसकी टीम पैर पटक कर वहां से चली गई। वहीं मिस्टर मेहता और तान्या को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच गए थे। तान्या दौड़कर अर्जुन के पास गई और उसके पैरों में गिर गई। उसने अर्जुन से माफी मांग कर कहा, अर्जुन, अर्जुन तुमने हमें बचा लिया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूं अर्जुन। आगे से अर्जुन ने उसे उठाकर कहा, मैंने प्रॉमिस किया था, अब तुम सेफ हो, लेकिन याद रखना, कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। इसके कुछ देर बाद मेहता हाउस के उस तनावपूर्ण माहौल से निकलकर जब अर्जुन बाहर सड़क पर आया तो उसने गहरी सांस ली। हवा में नमी थी, लेकिन अर्जुन को वो ताजगी महसूस हो रही थी जो किसी बड़ी जीत के बाद होती है। उसने तान्या और उसके परिवार को बचा लिया था। एक ऐसा प्रॉमिस निभाया जो शायद कोई और नहीं निभा पाता, लेकिन अब उसके सामने उससे भी बड़ा चैलेंज खड़ा था। अगले 30 दिन दादाजी की शर्त, वैसे उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी ऐसे हालात में रहता आया था, लेकिन उसको चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ मीरा की। अर्जुन ने पैदल ही गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी की तरफ चलना शुरू किया। अब उसकी जेब में बमुश्किल 40-50 रुपए बचे थे, इसलिए ऑटो या टैक्सी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। धूप तेज थी, लेकिन अर्जुन के कदम नहीं रुके। उसे जल्द से जल्द मीरा के पास पहुंचना था। इस पूरी उथल पुथल में मीरा ही थी जो उसे सुकून दे सकती थी। जब वो विला के गेट पर पहुंचा तो वह पसीने से लथपथ था और उसके गेट पर कोड पंच किया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। हॉल में एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मीरा किचन में थी। उसने अपनी वही पुरानी साधारण सी कुर्ती पहनी थी। बाल जोड़े में बंधे हुए थे और वो बड़े ध्यान से कुछ पका रही थी। विला की गैस और राशन का थोड़ा बहुत सामान जो पहले से स्टॉक में था, जो शायद दादाजी के आदमियों ने पूरी तरह खाली नहीं किया था, उसी का इस्तेमाल करके मीरा ने कुछ बनाया था। तभी मीरा की नजर अर्जुन पर पड़ी। मीरा ने उसे देखते ही चहक कर कहा, अर्जुन तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, देखो मैंने क्या बनाया है। उसने हाथ में करची पकड़ी थी और आगे से अर्जुन ने मुस्कुराकर किचन काउंटर के पास गया और वहां से एक कढ़ाई में पीली दाल तड़का और साथ में जीरा राइस रखे थे, जिसकी खुशबू लाजवाब थी। अर्जुन ने आश्चर्य में पूछा, अरे वाह, दाल चावल, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है?" उसकी बात सुनकर आगे से मीरा ने हंसकर कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर अब जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर साथ में खाते हैं।" ये कहते वो बस एक प्लेट खाना परोसने लगी। तभी अर्जुन ने देरी न करके तुरंत वॉशरूम गया। उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया और उसने आईने में देखकर खुद से कहा, अर्जुन, ये जो खाना आज मीरा ने बनाया है, ये शायद इस घर की आखिरी मुफ्त खाना है। कल से तुम्हें कमाना होगा, तुम मीरा को भूखा नहीं सोने दे सकते। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो पूरी मेहनत करेगा। इसके बाद वो बाहर आया और डाइनिंग टेबल पर मीरा के सामने बैठ गया। तभी मीरा ने बड़े प्यार से उसे खाना परोस कर कहा, खाओ और बताओ कैसा बना है। अर्जुन ने पहला निवाला खाया। दाल में घर जैसा स्वाद था, सादगी और अपनापन। एक निवाला अंदर जाते ही अर्जुन ने खुशी से झूमकर सच सच कहा, वाह लाजवाब मीरा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ऐसा खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। अब उसकी तारीफ सुनकर मीरा शर्मा गई। उसने नखरे दिखाकर कहा, झूठ मत बोलो, बस नॉर्मल तो दाल है। आगे से अर्जुन ने गंभीरता से कहा, हाँ, नॉर्मल चीजें तो सबसे खास होती हैं। इसके बाद दोनों ने हंसी हंसी खाना खाया। अर्जुन ने मीरा को तान्या वाली बात नहीं बताई, न ही दादाजी की शर्त के बारे में। वो मीरा को परेशान नहीं करना चाहता था। खाना खाने के बाद वो कुछ देर हॉल में बैठे बातें करते रहे। मीरा अपनी पढ़ाई और स्कॉलरशिप के बारे में बता रही थी और अर्जुन बस उसे सुन रहा था। उसे डर था कि अगर उसने अपनी असलियत बता दी तो यह हंसी कहीं खो न जाएगी। शाम होते ही विला के अंदर अंधेरा छाने लगा। बिजली कटी हुई थी। तभी मीरा ने छत की तरफ देखकर कहा, अरे ये लाइट अभी तक क्यों नहीं आई? अर्जुन, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा क्या? आगे से अर्जुन ने बात को संभाल कर कहा, लगता है सोसाइटी का ट्रांसफार्मर उड़ गया, ठीक होने में वक्त लगेगा, मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ। और हाँ, मुझे कुछ काम भी है, शायद आने में देर हो जाए। उसकी बात सुनते ही मीरा ने हैरान होकर कहा, काम इतनी शाम को? आगे से अर्जुन ने सफेद झूठ बोलकर कहा, हाँ, वो एक दोस्त की कैफे में थोड़ी मदद करनी है, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल जाएगी, तुम दरवाजा लॉक कर लेना और डरना मत। उसकी बात सुनकर मीरा ने समझदारी से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। इसके बाद विला से निकलकर अर्जुन मुंबई की सड़कों पर आ गया। शाम के 6 बज रहे थे। शहर अपने रफ्तार पकड़ चुका था।
गाड़ियां दौड़ रही थी, लोग भाग रहे थे और उन सबके बीच अर्जुन अकेला खड़ा था। उसे नौकरी चाहिए थी, कोई भी नौकरी। उसे महीने का खर्च चलाना था, खाने का, मीरा की जरूरतों का और विला के बेसिक मेंटेनेंस का। वो बांद्रा की गलियों में भटकने लगा था। क्या उसे अब कोई नौकरी मिलेगी, और वो नौकरी कैसी होगी? क्या उसका खर्चा निकल पाएगा? क्या होगा आगे की कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लग रही है।